अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और आज हमने देखा अगस्त सीरीज की शुरुआत काफी शानदार देखने को मिली है। 17,150 के ऊपर बंद हुआ। इनफैक्ट ये पूरा जो वीक था काफ़ी शानदार रहा मार्केट के लिए। निफ्टी 2.5% की क्लोजिंग, यहाँ पर 2.5% का रिटर्न निफ्टी में देखने को मिला है। तो काफ़ी अच्छी शुरुआत यहाँ पर अगस्त सीरीज की कहेंगे। आगे हम चर्चा भी करेंगे कि कौन से लेवल्स आने वाले समय में मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, कहाँ नजर होगी। लेकिन आज दिन भर का बाजार कैसा रहा और ये पूरा हफ्ता किस तरह का एक्शन देखने को मिला, ये समझ लेते हैं। और प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी लेकर। प्रियंका बताइए। बिल्कुल, देखिए इस हफ्ते के शानदार रिटर्न्स की पहले बात कर लेते हैं। इस हफ्ते में निफ्टी ने लगभग 2.5% का रिटर्न दिया। कल हम बात कर रहे थे कि थर्सडे एक्सपायरी 7% से ज़्यादा की आपको मूव मिली है एक्सपायरी टू एक्सपायरी में। और इस हफ्ते में अगर आप बात करें तो निफ्टी ने 2.5% तक की चाल दिखाई है सिर्फ इस वीक में। बहुत ही शानदार एक्सपायरी, वंडरफुल वीक और आई थिंक पूरा सुपर्ब मंथ ये कहना चाहिए। निफ्टी की बात करें और इसके अलावा मिड कैप से आपको 2% तक का कॉन्ट्रीब्यूशन मिड कैप स्पेस से मिला। और बैंकिंग स्टॉक्स ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है 2% तक की मूव आपको इसी हफ्ते में बैंकिंग स्पेस में देखने को मिली है। वीकली रिटर्न्स में सरप्राइज सबसे ज्यादा ये है कि वो दो स्पेसेस जो वीक स्पेसेस कहे जा रहे थे वो सबसे ज्यादा इस हफ्ते में चले, यानी आईटी और मेटल। मेटल में 7.5% का मूव आपको इसी हफ्ते में देखने को मिला है और आईटी पैक से आपको लगभग 3.5% की मूव देखने को मिला है। बड़े ट्रिगर्स जो इस पूरे हफ्ते रहे हैं और इनफैक्ट पिछले 3 हफ्ते से आप देख रहे हैं जुलाई सीरीज में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो है अर्निंग्स नंबर्स। जो टॉप गेनर्स इस वीक के रहे हैं वो बजाज फिनसर्व 18%, बोनस का यहाँ ट्रिगर था। बजाज फाइनेंस नंबर्स का ट्रिगर था, 15% की मूव आ रही है। टाटा स्टील क्योंकि एक बहुत बड़ा शॉर्ट्स जो है सिस्टम में थे वो मेटल्स के लिए थे और वहाँ आपने एक अच्छा रीबाउंड देखा है। थर्ड बिगेस्ट गेनर ऑफ द वीक वाज टाटा स्टील। इसके अलावा एसबीआई लाइफ यहाँ पे भी प्योरली रिजल्ट्स का ट्रिगर था और इस हफ्ते में सबसे ज्यादा ये तेजी कवर हुई। अगर 7-7.25% का मूव हम इस मंथ की एक्सपायरी के लिए कह रहे हैं उसमें ये चौथा हफ्ता सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग हफ्ता रहा है। इसके अलावा आप के दूसरे जो नंबर्स या बड़े जो गेन्स आए वो इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स में निकल कर आए। जो हमने देखा कि एसबीआई लाइफ आप देख रहे हैं इसी हफ्ते का आज की दिन में सबसे बड़ा हाईएस्ट गेनर भी है। और इंडसइंड बैंक वहां पर हम आपको याद होगा कि नंबर्स के बाद एक बड़ी मूव देखने को मिलती कि बैंक स्पेस में जो जहां भी जिन स्पेसेस में भी लेफ्ट आउट रह गया था, जहां पर ज्यादा वैल्यू थी, बहुत अंडर परफॉर्मेंस देख रहे थे स्टॉक्स, उनमें तेजी से कवरिंग आई है। आज के अगर स्पेसिफिकली मूव्स की बात करें, आज गेनर्स कहाँ निकल कर आए तो एसबीआई लाइफ की अभी हमने बात की। उसके अलावा टाटा स्टील दूसरा बड़ा काउंटर था। मेटल में स्टील काउंटर्स हो, एल्यूमिनियम काउंटर्स है, अच्छे मूव्स आपको देखने को मिले हैं। उसके अलावा सन फार्मा के नंबर्स आए, सुबह म्यूटेड था लेकिन नंबर्स के बाद आपको 6% रिकवर हुआ फ्रॉम द डेज लो, तो ये एक अनदर टॉप गेनर था। और लूजर्स कहाँ रहे इस पूरे हफ्ते में, अपने फार्मा पैक को थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हुए देखा। और आज के दिन भी, कल भी आपको फार्मा काउंटर से डॉक्टर रेड्डीज जैसे काउंटर, सन फार्मा, सिप्ला, यहाँ प्रेशर था कल। आज आपको डॉक्टर रेड्डीज और कुछ बैंकिंग स्टॉक्स ने लास्ट आवर में थोड़ी सी वहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली जिसके चलते कोटक, एसबीआई, इनके अभी नंबर्स आने, तो यहाँ थोड़ा सा आप म्यूटेड परफॉर्मेंस देख रहे हैं। ये लूजर्स रहे हैं आज के दिन के हम जो बात कर रहे हैं। इसके अलावा वीकली गेनर्स में हम जैसे बात कर रहे थे, मेटल और आईटी, इन्होंने सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया इस पूरे हफ्ते। और इनफैक्ट फार्मा पैक से ही लूजर्स आपके लिए वीकली लूजर्स भी निकल कर आए, तो वो डॉक्टर रेड्डीज लगभग 6-6.25% की डी ग्रोथ यहाँ पर देखी। और साथ ही आपको बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स जिसमें 3.5% का डेंट आपको इस हफ्ते में देखने को मिला, नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिला है बजाज ऑटो में। तो ओवरऑल अ वेरी गुड वीक, अ सुपर्ब मंथ, अ सुपर्ब एक्सपायरी। अब देखना होगा कि सोमवार से जब नए हफ्ते की शुरुआत होती है तो किस तरह से, और नए महीने की शुरुआत होती है तो किस तरह से पोजीशन पैन आउट होती है। वीकेंड का ट्रिगर रहेगा, यूएस मार्केट्स पर नजर आएगी, हालांकि वहाँ भी बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। तो सोमवार को, और क्योंकि हम इतना बढ़ चुके हैं, इतनी चाल मूव इंडेक्स दिखा चुके हैं ऑलरेडी, तो क्या थोड़ा सा ब्रीदर बाजार लेते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। और अगला हफ्ता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले, काफ़ी सारे इवेंट्स भी हैं जिस पर कि हम आगे चर्चा करेंगे। और इस आगे के लिए नज़र कहाँ होनी चाहिए इस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो चलिए अगले हफ्ते की तैयारी पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश गुरशकर। अविनाश, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। ये पूरा हफ्ता तो काफ़ी अच्छा रहा बाजार के लिए, इनफैक्ट पूरी जुलाई सीरीज़ ही काफ़ी शानदार रही है। अब अगस्त सीरीज की शुरुआत भी काफी अच्छी हो रही है। तो अब ये पूरी सीरीज पर अगर बात करें तो क्या व्यू बन रहा है आपका मार्केट को लेकर, कितनी तेजी दिख सकती है और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसको कि आप वॉच करेंगे?
पूजा, मुझे लग रहा है कि देखिए जो सेक्टर्स पहले जो इंटरेस्टिंग लग रहे हैं वो ऑटोमोटिव, ऑटो कंपोनेंट्स है, कैपिटल गुड्स है और बैंकिंग है। ये 3-4 सेक्टर्स में हमको लग रहा है कि कंटिन्यूअसली आपको तेजी देखने को मिलेगी। हमको लग रहा है कि मार्केट्स का जो मूड है वो इसलिए भी थोड़ा सा इंप्रूव हो चुका है क्योंकि फेड की पॉलिसी रेट क्या है, जो कमेंट्री पॉवेल साहब की आई है वो काफ़ी एनकरेजिंग थी। इन्होंने कहा है कि फ्यूचर में जो इंक्रीमेंटल रेट हाइक्स रहेंगे वो काफ़ी कम मात्रा से बढ़ने की अपेक्षा है। ये भी मार्केट्स पॉजिटिवली ले चुका है और जो जीडीपी के आंकड़े यूएस के आ गए वो मेरे ख्याल से उम्मीद से इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस थे। ओवरऑल एफआई की बाइंग भी वापस थोड़ी बहुत शुरू हो चुकी है और ओवरऑल जो नतीजों का सीजन है, जैसे आपने कहा कि नतीजे उम्मीद से काफी अच्छे आ गए हैं। काफी सेक्टर जैसे ऑटो, उसके बाद केमिकल्स, यहाँ पे बहुत अच्छा बाउंस बैक हमने प्रॉफिटेबिलिटी में देखा है। तो इस कारण से मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में तेजी बरकरार रहेगी। हालांकि हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली हो सकता है। मार्केट्स पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा भागे हैं तो थोड़ा सा करेक्शन वाजिब है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नॉमिनल करेक्शन होगा, इसमें कोई बड़ी पैनिक सेल ऑफ नहीं होगी और ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट रहेगा जहां पे कंपनीज के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, विजिबिलिटी अच्छी है, वहां पे खरीदने के मौके रहेंगे। बिल्कुल, अगले हफ्ते को ही लेकर मेरा अगला सवाल था अविनाश जी, क्योंकि काफ़ी सारे इवेंट्स रहेंगे अगले हफ्ते। ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे, आरबीआई की पॉलिसी भी है जिस पर कि हम आगे चर्चा करेंगे और इसके अलावा रिजल्ट अपने पीक पर रहेंगे। तो अब जब मंडे को हम शुरुआत करेंगे और इस अगले पूरा वीक की अगर बात करेंगे तो कौन से अहम लेवल्स हैं जिनको कि आप वॉच करेंगे, कौन सा रेंज देख रहे हैं आप बाजार के लिए? तो मुझे लग रहा है कि देखिए 17,000 का जो लेवल है वो मार्केट अगर सस्टेन करता है तो ये तेजी का एक क्लियर सिग्नल रहेगा। अगर 17,000 के नीचे जाता है कोई कारण से तो डेफिनेटली वापस थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी और पैनिक मार्केट में आ सकता है। और रही बात, मुझे लग रहा है कि इंडेक्स से तो वोलेटिलिटी बहुत रहेगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ता है आरबीआई की पॉलिसी में, ये 1-2 दिन पहले मार्केट में थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशंस है कि 35 या 40 बेसिस पॉइंट की हाइक आएगी। तो इसके बाद जो कमेंट्री गवर्नर साहब कहेंगे इन्फ्लेशन पे, ओवरऑल मैक्रो पे, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आई थिंक वीक तो वोलेटाइल रहेगा, बट मेरे ख्याल से 17,000 का लेवल एक सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म में मार्केट्स को इम्पोर्टेंट रहेगा। तो 17,000 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अगले पूरे वीक के लिए भी नज़र आ रहा है और उसके ऊपर ही हम देख रहे हैं 2 दिनों से जो तेज़ी दिख रही है, एक तरफा चाल है, थोड़ी बहुत यहाँ पर नीचे आ सकते हैं मार्केट, लेकिन फिर वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देगा, उसके लिए भी रेडी रहें और उतार चढ़ाव भी बना रह सकता है। लेकिन चलिए अब हम अगले हफ्ते की बात कर रहे थे, तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स होंगे जो कि बाजार पर असर डाल सकते हैं ग्लोबली, और भारत के हमारे अपने इवेंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, इस पर एक बार डिटेल नजर डाल लेते हैं। और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जानकारी लेकर। वामाक्षी बताइए अगले हफ्ते के लिए बाजार के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स होंगे? अगला हफ्ता मार्केट के लिए काफ़ी इवेंटफुल नज़र आ रहा है। सबसे पहले इंडिया में सबकी नज़र बनी रहेगी आरबीआई की एमपीसी मीट जो होगी 5 अगस्त को। तो मार्केट आरबीआई क्या एक्शन लेता है इंटरेस्ट रेट्स पर, उस पर कड़ी नज़र बनाए रखेगा। इसके अलावा यूके के बीओई रेट डिसीजन पर भी होगी नज़र जो 4 अगस्त को आने वाला है। यूएस भी इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स रिपोर्ट करेगा 4 अगस्त को। तो ये थे सारे ग्लोबल क्यूज। अब बात करते हैं कुछ इवेंट्स की। तो पहले अगस्त को टोरी मेंबर्स यूके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर वोटिंग करेंगे और ये आता है बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन के बाद। अगस्त 3 को ओपेक प्लस की मीटिंग होने वाली है आउटपुट पर निर्णय लेने के लिए, और ईआईए क्रूड ऑयल इन्वेंट्री भी रिपोर्ट भी अपेक्षित है। इसके अलावा अगस्त 4 पर टेस्ला पर होगी नज़र। कंपनी अपनी एनुअल मीटिंग होल्ड करने वाली है 4 अगस्त को। तो ये थे सारे फैक्टर्स जो आपको नज़र में रखने चाहिए अगले वीक के ट्रेड के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी सारी जानकारी देने के लिए। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, यूएस यूके में भी कुछ अहम इकोनॉमिक इवेंट आएंगे जहां पर कि हमारी नज़र रहेगी। अब एक बार नतीजों पर भी नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं नेक्स्ट वीक, और आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जानकारी के साथ। आशीषा बताइए कौन से रिजल्ट्स पर नज़र रहेगी? 5 निफ्टी कंपनीज अपने नतीजे नेक्स्ट वीक डिक्लेयर करेगी। फर्स्ट अप यूपीएल है जहां रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 16% एक्सपेक्टेड है और एबिटा में भी अराउंड 15 to 16% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। डबल डिजिट ग्रोथ नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका और बाकी पार्ट्स से एक्सपेक्टेड है, लेकिन इंडिया और यूरोपियन रीजन का वॉल्यूम ग्रोथ सिंगल डिजिट में आ सकता है इस क्वार्टर में। आईटीसी भी अपने नतीजे अगले हफ्ते डिक्लेयर करेगा। अराउंड 11% का वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है
है सिगरेट बिजनेस में। सिगरेट वॉल्यूम्स के ऊपर इस क्वार्टर में फोकस रहेगा। एग्रीकल्चर सेगमेंट, पेपर और पैकेजिंग और होटल सेगमेंट भी की मॉनिटरेबल्स रहेंगे इस क्वार्टर में। ब्रिटानिया भी अपने नतीजे पेश करेगा। 4% का वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ब्रिटानिया के नंबर्स में, लेकिन उसके बावजूद मार्जिन्स इस क्वार्टर में प्रेशर में रहेंगे इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स के कारण। टाइटन भी अपने नतीजे पेश करेगा। ज्वेलरी सेगमेंट में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। याद रखें इस क्वार्टर में अक्षय तृतीया के सेल्स अच्छे हुए थे और उसी के चलते ज्वेलरी सेगमेंट में एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। मार्जिन्स में भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, स्टडीड ज्वेलरी सेगमेंट में इंप्रूवमेंट होने के कारण। इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेंशन के क्या प्लान्स रहेंगे और गोल्ड पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी उसके कारण मार्जिन्स पे क्या इम्पैक्ट रहेगा वो इस क्वार्टर में देखा जाएगा। और लास्टली M&M भी अपने नतीजे पेश करेगा। ऑटो सेगमेंट और ट्रैक्टर सेगमेंट दोनों के वॉल्यूम्स इस क्वार्टर में हायर साइड पे एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट मार्जिन्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मार्जिन्स भी एक्सपैंड हो सकते हैं इस क्वार्टर में। कंपनी ने ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट्स के कारण रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ने के बावजूद मार्जिन्स इस क्वार्टर में हायर साइड पे आ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीषा ये सारी जानकारी देने के लिए। इस बीच आपके स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा। सिप्ला के ये नंबर्स अभी आए हैं। मुनाफा 686 करोड़ का आया है, 601 करोड़ का हमारा अनुमान था। एक एक करके ये नंबर्स और आएंगे आपके स्क्रीन पर। अभी फिलहाल मुनाफे का फिगर चल रहा है जो कि हमारे अनुमान से बेहतर नजर आ रहा है। अविनाश जी, इस पूरे अर्निंग सीजन की बात करें, अर्निंग्स पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पूरे अर्निंग सीजन की बात करें तो सेक्टर स्पेसिफिक व्यू क्या बन रहा है आपका? कहां पर अंडर परफॉर्मेंस देखी गई और किसने आउट परफॉर्म किया इस पूरे अर्निंग में अभी तक जो आई है? ना, आई थिंक अगर आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे लग रहा है कि ऑटो सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। फाइनेंस सेक्टर में अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक बहुत ही दमदार नंबर्स इन्होंने डिक्लेयर किए। NBFC में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के नंबर्स काफ़ी दमदार आ गए थे। और अगर स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें तो SRF, नवीन फ्लोरिन, उसके बाद दीपक फर्टिलाइजर्स, इनके भी नंबर्स बहुत दमदार आ गए थे। तो मेरे ख्याल से जो सेक्टर्स अंडर परफॉर्म करेंगे वहाँ पे हमको लग रहा है कि एविएशन एक सेक्टर हो सकता है, या टिपिकली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जहाँ पे ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स काफ़ी कम आने की अपेक्षा है, वहाँ पे हो सकता है। बट ओवरऑल मैं कहूँ तो ज़्यादातर कंपनीज नतीजे अच्छे दिखा रहे हैं। इनमें कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज आया नहीं है। तो आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से जो अगले हफ्ते आने वाले, जैसे कि महिंद्रा है, यूनाइटेड फॉस्फोरस है, टाइटन है, ये सारी कंपनीज में हमको लग रहा है कि नतीजे उम्मीद से काफ़ी अच्छे अगर आते हैं तो मार्केट्स को डेफिनेटली एक री रेटिंग करने का मौका मिलेगा। और हमने देखा भी है कि रिजल्ट्स के बाद शेयर्स में काफ़ी अच्छी अपसाइड आपको इस हफ्ते में और उसके पहले भी हमने देखी है। तो रिजल्ट्स विल बी अ की ड्राइवर। तो नतीजों का सीजन है तो मेरे ख्याल से नतीजों पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। बिल्कुल, तो नतीजों का सीजन है, नतीजों पर फोकस यहाँ पर रखना चाहिए। और चलिए अब सोमवार को जो नंबर्स आने वाले हैं उस पर भी हम एक एक करके बात कर लेते हैं। अब आशीषा भी थोड़ी देर पहले कुछ बड़े निफ्टी कंपनियों के नतीजों के बारे में बता भी रही थी। इसमें ITC के नंबर्स भी आने वाले हैं, क्या अनुमान है? विनी से समझ लेते हैं। विनी बताइए, ITC के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? ITC अपने Q1 FY23 नंबर्स रिपोर्ट करने वाले हैं और वहाँ पे देखा जाए तो यह टाइम टॉप लाइन ग्रोथ 23% की स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, मेनली लेड बाय जो सिगरेट की मिक्स जो है इंप्रूव हो रही है, सिगरेट में रिकवरी दिख रही है, होटल बिजनेस में भी रिकवरी दिख रही है, रीओपनिंग ट्रेड वर्कआउट कर रहा है इन दोनों बिजनेसेस के लिए और उसकी वजह से हेल्दी टॉप लाइन ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सिगरेट की वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो भी 21% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड मोबिलिटी जो इम्प्रूव हुई है उसकी वजह से सिगरेट वॉल्यूम्स भी एक्सपेक्टेड है कि अच्छे 21% की वॉल्यूम ग्रोथ होगी सिगरेट बिजनेस में। उसके अलावा बॉटम लाइन की बात करें 32% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है बॉटम लाइन है और मार्जिन्स में भी EBITDA मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे हम लोग एक्सपेंशन देखेंगे। 110 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है ये टाइम अराउंड और EBITDA मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है 33.8% पे। अभी बात करते हैं ओवरऑल जो मार्जिन एक्सपेंशन क्यों हो रही है, क्योंकि ओवरऑल इंप्रूव हो रही है सेल्स मिक्स, सिगरेट मिक्स इंप्रूव हो रही है, उसकी वजह से मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। होटल्स पेपर बिजनेस में भी फेवरेबल बेस भी सपोर्ट कर रहा है तो वहाँ पे भी ग्रोथ अच्छी एक्सपेक्टेड है। एग्री बिजनेस गुड ग्रोथ, हेल्दी टॉप लाइन ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बेटर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी सपोर्ट करेगी एग्री बिजनेस को। और ओवरऑल FMCG बिजनेस में ये टाइम थोड़ा मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है रेवेन्यू में, या हाई सिंगल डिजिट बोल सकते हैं, हाई टू मिड सिंगल डिजिट, क्योंकि ओवरऑल Q
ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ी हायर कॉस्ट जो है इम्पैक्ट करेगी, तो वहाँ पे थोड़ी ग्रोथ कम एक्सपेक्टेड है एफएमसीजी बिजनेस में। अदर देन दैट फैक्टर्स टू वॉच आउट फॉर, सिगरेट्स वॉल्यूम क्या आ रहे हैं, कमेंट्री क्या है, होटल रेवेन्यू की कमेंट्री क्या है, क्योंकि रीओपनिंग ट्रेड है, इंक्रीज ट्रैवल है, तो वहाँ पे कमेंट्री क्या है, और आउटलुक क्या है एग्री बिजनेस, पेपर बिजनेस और पैकेजिंग बिजनेस में। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे जो कि अर्निंग्स में हम देखेंगे। अविनाश जी, आईटीसी के जो नतीजे आने वाले, आज हम देख रहे थे कि एफएमसीजी शेयरों में भी अच्छी तेजी बनी हुई थी हाल फिलहाल में जो नंबर्स आए, आपने कैसे एनालिसिस किया उनको, और आईटीसी के नंबर्स को आप वहां पर क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर आपकी नजर रहेगी? आईटीसी की बात करें तो मैं समझता हूँ कि इनके सारे बिजनेसेस अभी काफ़ी वेल पोजीशनड है। सिगरेट बिजनेस को देखें तो पिछला क्वार्टर में भी जो वॉल्यूम ग्रोथ था वो डबल डिजिट है, तो वो डबल डिजिट ग्रोथ अगर इस बार भी आता है जून के क्वार्टर में तो बहुत डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर रहेगा। दूसरी बात, पेपर और होटल सेक्टर में भी हमको लग रहा है कि अच्छी खासी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, और एफएमसीजी बिजनेस में जिस प्रकार का ग्रोथ आया है, इनको डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर्स में जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है स्पेशली एग्री रिलेटेड, इसका अगर थोड़ा बहुत प्राइस घटता है तो इनको मार्जिन्स में इजाफा होगा। तो जो कमेंट्री मार्केट्स एक्सपेक्ट करेगा और जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट करेंगे वो ऑब्वियसली सिगरेट बिजनेस पे क्या वॉल्यूम ग्रोथ की अपेक्षा रहेगी, प्लस दूसरे बिजनेसेस में क्या एक्सपेंशन है, प्लस किस प्रकार का डिमांड आउटलुक है, ये सब फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंस रखेंगे। ओवरऑल नंबर्स मेरे ख्याल से अगर उम्मीद से बेहतर आते हैं तो आईटीसी डेफिनेटली काफी अंडरवैल्यूड है, और यहाँ से भी एक अच्छी रीरेटिंग करंट प्राइस से पॉसिबल है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है पूरे एफएमसीजी स्पेस में। ओके, तो आईटीसी पूरे अगर एफएमसीजी पैक में देखें तो ये स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। हमने अच्छी तेज़ी भी इस पूरे हाल फिलहाल में देखने को मिली, इस पूरे सीरीज में भी आईटीसी में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो यहाँ पर आप नज़र रखिए, नतीजों पर भी फोकस रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और चलिए कुछ और भी रिजल्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। अगले हफ्ते यूपीएल को भी नतीजे आने वाले हैं, और नतीजे कैसे रह सकते हैं अनुमान लेकर हमारे साथ मौजूद हैं शरद बताइए। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला है भारत की सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी यूपीएल। अब रेवेन्यू में लगभग 14% का उछाल देखने का जो है अनुमान है, और ये सारा ऑल राउंड वॉल्यूम ग्रोथ सारे जोग्राफीज़ में देखा गया है। नेट प्रॉफिट में हालांकि 5.5% का जो है गिरावट का एक्सपेक्टेशंस है, और इसका इम्पैक्ट इसलिए है क्योंकि टैक्स राइट बैक देखा गया था बेस क्वार्टर में, तो उसके कारण जो नेट प्रॉफिट में इम्पैक्ट पड़ा है। एबिडा के आंकड़े जो ऑपरेशनल कामकाजी मुनाफा है वहाँ पे जो है लगभग 18% का ग्रोथ का उम्मीद है, और मार्जिन्स में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखे तो 100 बेसिस पॉइंट्स का ऑलमोस्ट ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस रहेगा। यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के मार्केट्स में हालांकि म्यूटेड वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान है, लेकिन फॉरेक्स लॉस होने के बावजूद जो है इंटरेस्ट लॉस जो है वो कम हो रही है, तो उसके कारण जो है ऑपरेशनल नंबर्स को एक अच्छा पुश मिल सकता है आगे जाते हुए। हालांकि 3 प्रेशर पॉइंट ज़रूर रहेंगे, जो इनपुट कॉस्ट बढ़ोतरी में आपके हायर दैन एक्सपेक्टेड वर्किंग कैपिटल, और आखिर में करेंसी इम्पैक्ट को लेके। लेकिन जो 3 अहम फैक्टर्स होंगे आगे देखते हुए वो रहने वाली कि क्या गाइडेंस रहेगी कंपनी की उनके यूरोप के बिजनेस को लेके, और उनके क्या सिनर्जीज आ रहे हैं बंच पार्टनरशिप के साथ आपके ब्राज़ीलियन मार्केट्स में, और आखिर में इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि क्या टेक ओवर इंटरेस्ट आ रहा है उनके ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स के लिए। ओके, तो ये बात हुई यूपीएल के नतीजों की। 1 अगस्त को नंबर आएंगे और इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगले हफ्ते ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आने वाले हैं, और यहाँ पर भी हमारा अनुमान है कि जो नंबर्स रहेंगे उसमें इस बार पैसेंजर व्हीकल में अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है, लेकिन 2 व्हीलर में जो रिकवरी रहेगी वो कुछ धीमी रह सकती है। इसके अलावा कमज़ोर मॉनसून से ट्रैक्टर की बिक्री में भी एक धीमेपन की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। ये जुलाई ऑटो बिक्री का अनुमान है। अविनाश, आप थोड़ी देर पहले ऑटो स्टॉक्स के बारे में बात भी कर रहे थे कि इस बार का अर्निंग सीजन भी उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा, हमने अच्छी तेज़ी भी थी। बिक्री के अनुमान में देखेंगे तो काफ़ी मिले जुले से नंबर्स इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, बट अगला जो महीना स्टार्ट होगा उसमें काफ़ी सारे ट्रिगर्स भी है, फेस्टिव सीजन की भी शुरुआत हो जाएगी। अगर इस स्तरों पर मुझे कहीं खरीदारी करनी है ऑटो स्पेस में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चल भी चुके हैं इस बीच, तो कहाँ पर करनी चाहिए, आपकी नज़र कहाँ है?
नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए जो सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर ऑटो में है वो बेसिकली टू व्हीलर सेक्टर है। मुझे लग रहा है कि फेस्टिव सीजन के आगे आसपास डेफिनेटली टू व्हीलर का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो डेफिनेटली अच्छी तरह से बढ़ने की अपेक्षा रहेगी। और हमने देखा है कि टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, इन्होंने उम्मीद से बेहतर नंबर डिक्लेयर किए। हालांकि बजाज ऑटो के नंबर्स बहुत ही मार्केट फ्रेंडली थे, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी अच्छी नंबर्स आएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों स्टॉक्स पे फोकस रखिए, टीवीएस बजाज ऑटो पे, क्योंकि पैसेंजर कार्स में ऑलरेडी मारुति ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ी तेजी हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ बजाज ऑटो टीवीएस मोटर्स पे नजर रखिए। और कमर्शियल व्हीकल्स में तो हम अभी भी पॉजिटिव है, अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स पे। हमको लग रहा है कि सीवी सेक्टर में जो तेजी होगी वो कंटिन्यूड रहेगी। ओवरऑल ट्रैक्टर सेल्स में जैसे आपने कहा कि थोड़ा धीमापन दिख सकता है, बट ये भी मेरे ख्याल से मोमेंट्री रहेगा। मेरे ख्याल से 1-2 महीने के बाद वापस यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। ओके अविनाश, इसके अलावा बुलेटिन के अंत में अब आपके भी कुछ कॉल्स लेना चाहेंगे, आपकी तरफ से कुछ कॉल्स दर्शकों के लिए? लग रहा है कि अगर साल भर का नजरिया है 12 to 15 मंथ्स का, तो कंपनी वेल पोजीशनड है। इनफैक्ट जो नई गाड़ियां इन्होंने लॉन्च की है वो वापस एक ब्लॉकबस्टर के जैसे काम करेगी। गाड़ियों का वेटिंग पीरियड भी लंबा है, प्लस जो दूसरे इनके नॉन कोर बिजनेसेस है जैसे कि आईटी है, ऑटो कंपोनेंट्स है, लॉजिस्टिक्स है, यहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ FY23 में कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर में मिलेगी। तो यहाँ पे करीबन 1350-1400 का एक टारगेट प्राइस लेके चलना चाहिए। दूसरा शेयर कैनफिन होम्स रहेगा। हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में काफी वेल एस्टैब्लिश प्लेयर है, और हाउसिंग फाइनेंस मार्केट तेजी से इंप्रूव हो रहा है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के कारण इनके यील्ड्स भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि करीबन 675 का टारगेट प्राइस लेके इसको भी खरीदना चाहिए। और फार्मा में जो आज रिजल्ट सन फार्मा के आ गए, हमको लग रहा है कि ये बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर है। आने वाले साल में ग्रोथ नंबर्स काफी स्ट्रांग रहेंगे, स्पेशली स्पेशलिटी बिजनेस को लेके। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1150 का लेके टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे भी 940 के रेट पे खरीदना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से 2-3 स्टॉक्स है जो इन्वेस्टमेंट के लिए है और अगले 6 से 12 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। ओके, तो 6 से 12 महीने के लिए आप इन पर नजर रख सकते हैं। कैनफिन होम्स, महिंद्रा, सन फार्मा के नतीजे काफ़ी शानदार आए, तो और तेज़ी बन सकती है यहाँ पर, आप नज़र रखें इन तमाम स्टॉक्स पर। अविनाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर, खबरों पर, अगली सीरीज़ पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबर पर आपको एक बार अपडेट दे देते हैं। और इस बीच आज काफ़ी सारे मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़े। स्कैफलर इंडिया के CEO एंड MD हर्ष कदम ने हमारे साथ खास बातचीत में कहा कि सभी बिजनेस में आय बढ़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि नए प्रोडक्ट के जरिए बिजनेस में बदलाव लाएंगे। हमारा जो फोकस था सारे बिजनेस एरियाज पे, हमने देखा है कि सेल्स अच्छी तरह रेवेन्यू आया है इस क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में। हमारा प्रयास हमेशा रहा है कि हम कस्टमर के साथ जुड़े रहे और उनके साथ काम करें। दूसरा, उनके साथ काम करते हुए कुछ नए प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं। हर क्वार्टर में हम जो पाइपलाइन में जो रहे हैं, हम प्रयास करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स है इसको बिजनेस में बदलाव लाए। तो इस प्रयास में क्वार्टर 2 में हमें काफी हद तक हमें सक्सेस मिला है। तो आगे जाते हुए जो हमारा फोकस है वो रहेगा सारे बिजनेसेस में। ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट में भी हमने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं। तो जिस तरह एक क्लियर स्ट्रैटेजी है कि तीनों बिजनेस एरियाज में, और जो चौथा एरिया है वो एक्सपोर्ट के बारे में मैं बताऊं तो वहां पे भी हमने जो इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, जो इंडिया की जो पोजीशन है कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस की, उसका भी हम फायदा उठा रहे हैं। और आगे जाते हुए हम ये समझते हैं कि इंडिया से हम बहुत कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और करना शुरू किया है हमने। और ये तो हम आगे जाते हुए हम ये सस्टेन करते जाएंगे। रहा आपका क्वेश्चन गाइडेंस के बारे में, तो हम आज ऐसे गाइडेंस तो इशू नहीं करते हैं, बट जैसा कि आप देखा जाए जो रिजल्ट्स हमने दिया है, हाफ ईयरली रिजल्ट में आप देखा जाए तो हम 3,300 करोड़ तक पहुंच गए। तो आगे जाके हम प्रयास करते रहेंगे कि और अच्छा रिजल्ट्स दे पाएंगे इस ईयर एंड में। बिल्कुल, तो ये थे स्कैफलर इंडिया के मैनेजमेंट। नतीजे काफ़ी शानदार थे और नतीजों पर हमारे साथ टॉप मैनेजमेंट बात करते हुए।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।